Hi. So this episode is, I think, episode 8 और 9th of एनालिसिस पैरालिसिस और इसमें हम बात करेंगे मदरहुड की, वुमेन की एंड हाउ मदरहुड इज एक्चुअली फंडामेंटल टू वुमेन बट इट ऑल्सो डज नॉट मीन दैट आपको एक बच्चा पैदा करना है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर हमेशा आप क्वालिफाइड होते हैं एक बच्चा पैदा करने के लिए और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको ज़रूर अब बच्चा पैदा कर ही लेना चाहिए। मदरहुड का कोई कनेक्शन बच्चा पैदा करने से नहीं है। इट्स एक्चुअली जब हम केयर कर रहे होते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी भी थोड़ी सी चेंज होती है एंड आपकी इंटेंसिटी जो होती है एम्पैथी की वो भी बढ़ जाती है एंड क्योंकि आप किसी को सिर्फ दर्द में देखते नहीं हैं, आपको महसूस करना होता है साथ के साथ कि इसको इतना दर्द हो रहा होगा, तो इसका मीनिंग ये है। तो जैसे जो लोग केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू पेन बिकॉज वो आपके जो पेन के एक्सप्रेशंस होते हैं क्योंकि उससे उनको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगता है कि आपकी पेन की इंटेंसिटी क्या है। ओके, अब बात करते हैं। अच्छा, पहले ना मैं कुछ ढेर सारी इंसिडेंसेस बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, जो कुछ मेरे संग हुए हैं, कुछ दूसरों के संग हुए हैं और वो इंसिडेंसेस दे विल गिव यू अ पिक्चर ऑफ हाउ इट इज़ विद वुमेन इन इंडिया। सो अच्छा, ये तो आपने बहुत सुना होगा ना कि किसी लड़की का नंबर पॉर्न वेबसाइट पे डाल दिया गया या फिर किसी की फ़ोटोज़ मॉर्फ की गई। अगर वो लड़कियां आपके आसपास हों तो जिनके संग ऐसा हो रहा है और अगर उनके संग ऐसा करने वालों में से कहीं आप भी रहे हों तो आपके भाई हों, आपके दोस्त हों, आपके पापा, आपके चाचा, आपके दादा रहे हों उनमें से, तो यू नो हमारी एक हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का कि हम उन मेमोरीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर इसका मीनिंग ये भी होता है फिर कि आप बंधे बंधाए प्रेजुडिसेस के अकॉर्डिंग फिर दूसरों को जज करते रहते हैं क्योंकि कुछ रियलिटीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं ना। तो आई वॉज इन माई एम फिल जब मुझसे एक प्रोफेसर है, उसने बोला कि अगर मैं तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। एंड फिर अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, जुबान तो खैर मेरी बहुत चलती है। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा और मैंने कहा था कि लाइफ में जो भी करेंगे आपसे अच्छा करेंगे। अच्छा, उसके पहले एक बार ही क्या हुआ था, मतलब मैं बहुत बचपन से भी बताती हूँ क्योंकि दिस इज हाउ पीपल ट्रीट विद लाइक ट्रीट गर्ल्स। फिर मुझे किसी ने अनकंफर्टेबली टच किया था एंड दे मूव मी टू दिस गाय मूव मी टू साइड एंड ही वाज एक्टिंग लाइक ऐसे उसे पता नहीं लग रहा उसने क्या किया है। देन आई रोट अ रियली nasty mail. I sent it to him. He sent an equally nasty mail to me, but that had put an end to it. तो होता क्या है कि I learned from this experience कि जब आप बुरी स्थिति में हो ना तो उसमें ना कई बारी सिर्फ अपनी पोजीशन पे खड़े रहना जस्ट टू assert yourself कि आपके संग क्या हुआ है, दैट इज इटसेल्फ एन एक्ट ऑफ रिबेल। वो भी जो है ना वो विद्रोह होता है और उससे बहुत बहुत चेंज आता है। जो आपके संग एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा और अगर होगा और आप फिर से रिबेल करते हो तो फिर उसकी इंटेंसिटी एक टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी क्योंकि आप एक कंक्लूजन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे होते हो। तो उसमें होता यही है कि कुछ लोग पहली बार में सुधर जाते हैं। आपने उन्हें एक अच्छा सा मेल लिखा, इट्स अ वेरी गुड एविडेंस कि आपके साथ कुछ हुआ है। उसने आपको एक काउंटर मेल लिखा जिसमें उसने आपको भरपूर सुनाया, बट इन एनी केस इट इज़ एन एविडेंस। अच्छा, फिर व्हेन उन 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 सब के बीच एक्चुअली फिर
मेरे को जो वुमेनहुड समझ में आया है, मैं आपको वो बताती हूँ। मेरा जो दूसरी औरतों के संग और अपने संग जो एक्सपीरियंस रहा है, ताकि यू विल हैव एन पर्सपेक्टिव। जब आप किसी लड़की को जज कर रहे होते हैं कि अरे तुम नौकरी करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ऑफ़िस में एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे, शी वाज़ ट्राइंग टू रीस्टार्ट हर लाइफ़। ठीक है, उसका पति कमाता था, पर मुझे पता है मैंने अपने मोहल्ले में भी कई कई औरतों को देखा है जिन्होंने अपना बिज़नेस काफ़ी बेसिक से शुरू किया है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली उनके मैरिड लाइफ़ में कोई बहुत सपोर्ट मिल नहीं रहा होता है। तो आई न्यू व्हाई शी वांट्स टू रीस्टार्ट, बट मेरी ही ऑफिस के 2 लड़कों ने बोल-बोल के कि तुमको काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम बच्चों पे कैसे ध्यान दोगी? हाउ विल यू बी अ गुड मदर? तुम एक अच्छी माँ कैसे बनोगी? फिर इतना बोल-बोल के ना उन्होंने उसकी जॉब अल्टीमेटली खा ली। और वो दोनों तरफ से काम करते हैं, औरतों को भी गैसलाइट करते हैं, बॉसेस को भी भड़काते हैं। एक दूसरी चीज़ जो हुई थी वो ये कि मेरे जो बॉसेस हैं, वो मेरे को लेके काफ़ी सपोर्टिव थे। और जब नहीं सपोर्टिव थे तो मैंने जॉब चेंज कर ली। अ, तो यू हैव टू बी और आई वुड से, अगर अगर 2 लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड से कि यार अगर आपके पास एक छोटा-सा भी स्टार्टअप है ना, जस्ट मेक श्योर कि आप उसमें अ, लड़कियों को जॉब पे रखो। पहली चीज़, लड़कियां ऑन एवरेज लड़कों से 2 घंटे ज़्यादा काम करती हैं। दूसरी चीज़ कि दैट्स हर पाथ टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, या फिर उसके उसके करियर में उसको आगे जो कुछ भी करना है, उसका ज़रिया वो जॉब ही हो सकती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी, अगेन बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड स्टडी है, आप सबके सब ये मत सोचने लगना कि ये तो लड़कों के खिलाफ कोई मोर्चा खोल रहा है। नहीं, 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 इतना मतलब किसी को किसी से नहीं होता, ना लड़कों को लड़कियों से इतना होता है, ना लड़ लड़कों को लड़कियों से और लड़कियों को लड़कों से। किसी को किसी से इतना मतलब नहीं होता। मोर्चा तो खैर कुछ है ही नहीं है, बट ऑन अ बेसिस ऑफ स्टडी इट इज़ दैट कि पेरेंट्स लड़कों पे लाखों खर्च करते हैं उनके एजुकेशन पे, लड़कियों पे नहीं किया जाता। तो उसकी फ्यूचर एजुकेशन, उसकी उसकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, उसको डाउरी देना पड़ेगा या नहीं, वो शादी करनी उसकी मजबूरी होगी या नहीं, वो शादी किसी ऐसे इंसान से कर पाएगी जिसको वो पसंद करती है, या घर वाले उसे किसी के संग बांध देंगे। ये सब कुछ उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे डिपेंड करता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये उस प्रोफेसर का जवाब है जो भाई साहब यूनिवर्सिटी मतलब क्या यूएसए में किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कौन है, नोम चोम्स्की, आई डोंट नो, दे सम वेरी फेमस फिलोसोफर जो यूएसए में है, उस उसके संग इस बंदे ने अपनी पीएचडी की है। पर इंडिया में आकर के वही उल्टियाँ, वही एकदम मतलब होता है ना कि दे आर सो लाइक, उनको देख के आपको लगे कि यार इतने घटिया लोग इतनी अच्छी जगह जाके पीएचडी कैसे करके आते हैं। बट अगेन कास्ट प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो दिस गाय इज लाइक, लड़कियां तो मास्टर्स में सिर्फ डिग्रियां लेने आती हैं, और आप प्रोफेसर बन के इंडिया क्यों आए हैं लड़कियां ताड़ने? आई एम सॉरी दैट आई एम रियली नॉट सॉरी। ओके, देन फिर उन सब लोगों को, दे आर लाइक कुएं के मेंढक। उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में उनके पास एक बनी बनाई सीढ़ी है, एक अच्छा खासा कास्ट है, क्लास है, जेंडर है। इंडिया में अगर आप मेल, अपर कास्ट, हिंदू, ब्राह्मण है, जो रिच है, देन यू आर द मोस्ट प्रिविलेज सेक्शन इन इंडिया, राइट? अब इनको कुछ नहीं चाहिए, ये कहीं भी बैठ के बकवास कर सकते हैं, हमेशा 100-50 लोग इन्हें सुनने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये वैसी पोजीशन एक्वायर करके बैठ जाते हैं। कहीं पे जाके प्रोफेसर बन जाएंगे, किसी सेमिनार का हेड बन जाएंगे, किसी के इंटरव्यूअर बन जाएंगे। इनके पास बहुत ऑप्शन है बकवास झाड़ने के लिए, और उसमें होता यही है कि आपको ये लगता है कि अच्छा इतने लोग सुन रहे हैं तो कुछ काम का बोल रहे होंगे। नहीं, नहीं, काम का नहीं बोल रहे होते, बल्कि इट्स एक्चुअली प्रमोशन ऑफ, आई वुड से कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं बताती हूँ कैसे। तो जिन औरतों को
मास्टर्स, बैचलर्स के बाद अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, या फिर ये कह कर के कि हाँ, इन्हीं प्रोफ़ेसर के बहुत ही मधुर वचन ये भी थे कि जब लड़के जॉब्स के लिए आते हैं तो उनको घर चलाना होता है, तो लड़कों को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। लड़कियाँ जब जॉब्स के लिए आती हैं तो अपने लिए आती हैं। नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, इसमें एक्चुअली मैं ना ये सारी चीज़ें इसीलिए बताना चाहती हूँ ताकि मैं इनको काउंटर भी कर पाऊँ। देखो, जब लड़की आपके पास जॉब के लिए आई है ना, तो हो सकता है कि फ्यूचर में फिर अगर वो लड़की शादी ना करे, तो एक तो आपको इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, आपको उतनी शादियों की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो शादी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि 5 अजनबी लोगों के बीच एक औरत जाके फँस नहीं रही है। इट मीन्स कि बहुत सारे अत्याचार जो बंद दीवारों के बीच होते हैं, वो रुक रहे हैं। आपका एनसीआरबी डाटा नीचे आएगा। मतलब एनसीआरबी में जो आपकी जो क्राइम रिपोर्ट्स होती हैं, वो थोड़ा-सा नीचे आएँगी। अ, लड़कियाँ उतनी अनसेफ नहीं होंगी, फीमेल फीटिसाइड थोड़ा कम होगा। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं, मुझे बच्चा लड़की नहीं चाहिए, तो हो सकता है औरत खुद पाल सकती है, वो निकल जाए घर से, वो अबॉर्शन ना करवाए। तो बहुत सारे बहुत सारे क्राइम सिर्फ़ इसलिए कम हो सकते हैं कि औरतें फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं एंड दे कैन टेक केयर ऑफ़ द मोस्ट फंडामेंटल रिलेशनशिप इन नेचर, जो रिलेशनशिप एक माँ और बच्चे का होता है। तो दिस वाज़ द थिंग कि जो मदरहुड है, वो क्या है? मदरहुड इज़ द मोस्ट एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप जो आपको नेचर में मिलता है। वो एक माँ और बच्चे के बीच का होता है। और वो दिखने में कैसा होता है? तो वो दिखने में कुछ ऐसा होता है कि आपके बच्चे की सारी ज़रूरत पूरा करना आपकी कैपेबिलिटी में होना चाहिए। फ़ाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, सब। तो अगर आपने एक ऐसी सोसाइटी में बच्चा पैदा कर दिया है कि बच्चा पैदा होने के बाद ये सोचा है, यार मैं तो ओबीसी हूँ, एससी, एसटी हूँ, कोई मेरे को टच भी नहीं करता, अनटचेबिलिटी इतनी है, कोई जॉब नहीं देता, कि यार तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, अभी तो तुमको बिल्कुल जॉब नहीं देंगे, या फिर तुम तो मुस्लिम हो, अब तो तुमको बिल्कुल जॉब नहीं देंगे। तो फिर यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मॉम की है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनली एक मॉम की है। आप अपने बच्चे के संग ये सब होते हुए कैसे देख सकते हैं? नो, एज़ अ मॉम यू कैनॉट। तो आपकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसी सोसाइटी बनाएँ जहाँ पर किसी बच्चे को इससे गुज़रना ना पड़े। और अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो एक छोटा-सा काम करो यार, बच्चे पैदा मत करो। यार, जो आप सँभाल नहीं सकते ना, उसे बनाओ मत। जैसे बुद्ध ने एक बार ये कहा था कि जब किसी ने किसी को मार दिया था, तो बुद्ध ने उससे कहा था कि किसी से वो चीज़ मत छीनो जो तुम उसे लौटा नहीं सकते। और ज़िंदगी एक वैसी चीज़ है ना। इसी का एक रिवर्स पार्ट ये है कि आप किसी को वो चीज़ से मत गुज़रने दो, मतलब जिस चीज़ को आप सँभाल नहीं सकते, उसको आप फिर रखो ही मत अपने पास। एक इंग्लिश मूवी है ना, जिसमें एक लड़की होती है जो ये बोलती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बिल्कुल केयर नहीं कर सकती, पर उसको एक बड़ा क्यूट सा अच्छा सा पौधा चाहिए। तो जो सेलर होता है वो उसको कैक्टस दे देता है और बोलता है कि देखो, ये जो है ना, बिना पानी, बिना हवा काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकता है। तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम सिर्फ़ यही सँभाल सकती हो। तुम कह रही हो कि तुम 2 दिन, 10 दिन, महीने भर गायब रहोगी, तो उसमें तो कोई भी पौधा सूख जाएगा ना, ये नहीं सूखेगा। तो फिर वो औरत उससे लड़ने लगती है कि अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना। नहीं, 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 बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि आप सँभाल सकते हैं या नहीं। तो इसी तरीके से आप अमीर हो सकते हैं, आप फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप जो भी हो सकते हैं, पर आप बच्चा तभी पैदा करो जब बच्चा सँभाल सकते हो। क्योंकि बच्चे को बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, जिसमें एक बच्चे को ये नस्ल भेद, उसको ये ना देखना पड़े कि यार मैं तो काला हूँ, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, यार मैं तो मुस्लिम हूँ, अब तो मैं गया, मैं तो एससी एसटी हूँ, कोई मेरे से ठीक से बात नहीं करेगा, कोई मेरे संग खाना भी नहीं खाएगा। तो फिर यार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एज अ मॉम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एक माँ होने के नाते पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और ये उन लोगों को भी मैं कहती हूँ यार, जो लोग अपनी माँओं का रोना लेके आ जाते हैं ना, कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं, दे आर लाइक कि वो अपनी मम्मी का जैसे बड़ा कहना मानते हैं, और उनकी मम्मी ने कहा कि ये लड़की से बात मत करो, इस लड़की को छोड़ दो, तो वो उस लड़की को छोड़ दिए। अच्छा,
देखो यार, अगर आपने लाइफ में किसी भी एक औरत से सचमुच प्यार किया है, तो आप में कुछ फेमिनिज्म तो होना चाहिए। आई आई कैनॉट एक्सेप्ट, मुझे नहीं लग सकता कि आप कि कोई शख्स मेरे लिए अच्छा दिल रखता है जो मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो लड़ नहीं सकता, जो मेरी तरफ नहीं है। बी माई टीम, एज सिंपल एज दैट। तो जो लोग बड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं ना, और जिनको जिनको औरतों में बाकी सारी बुराइयां नजर आती हैं, पर वो ये कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ बड़ी प्यारी लगती है, हो सकता है वो झूठ बोलते हो। दे यूज इट एज एन एक्सक्यूज। लोग तो बहुत कुछ एक्सक्यूज की तरह से यूज करते हैं, धर्म, भगवान, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, डिग्री, कुछ भी यूज करो ना आप। जब आपको नफरत ही करनी है तो उसके लिए आप कोई भी एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइक वो लोग जो दूसरी औरतों के बारे में बुरी बातें फैला रहे हैं, या दूसरी औरतों के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते, ऐसे लोग होते हैं, आराम से होते हैं। वही वही प्रोफेसर देख लो ना यार, जो ऐसे बकवास झाड़ रहे होते लड़कियों के बारे में। अच्छा, ट्रेन में एक बार, मेट्रो में क्या हुआ था, एक बार एक बूढ़े से अंकल थे, उन्होंने मेरे को बोला कि लड़कियां ना लड़कों के कंपार्टमेंट में इसलिए आ जाती हैं क्योंकि इनको ना लड़के ताड़ने होते हैं। फिर मैंने उनको पलट के जवाब दिया कि देखो भाई, लड़कों का कोई कंपार्टमेंट वैसे है नहीं मेट्रो में। दूसरी चीज़, लड़कियों के लिए जो रिजर्व किया गया है वो इसलिए रिजर्व किया गया है क्योंकि लड़कों से बड़ा खतरा होता है। और आपने अगर अपनी बच्चियां कोख में मरवा दी हैं तो ये हमारी गलती थोड़ी ना है। कौन सा 50% रिजर्वेशन है कि आप कह रहे हो कि बराबरी का मामला है या फिर हमें कुछ ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है? क्या एक डब्बा, आठ आठ डब्बों की ट्रेन में अगर एक डब्बा किसी को मिल रहा है, दैट्स नॉट प्रिविलेज, दैट्स प्रिजर्वेशन। आप जू में अगर एक हाथी रख दो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रिविलेज दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपने जंगल बर्बाद कर दिए हैं और हाथियों के रहने की जगह खत्म हो गई है। तो आप उन्हें सैंपल की तरह से प्रिजर्व कर रहे हो कि पूरी की पूरी आबादी खत्म ना हो जाए। बेसिकली वही है ना, 8 डब्बों में एक डब्बा लड़कियों के लिए रिजर्व करना मेट्रो में, इट्स लाइक दैट ओनली। बस में 4 सीटें 5 सीटें औरतों के लिए रिजर्व करना, जहाँ पर दिल्ली सबसे अनसेफ सिटी है औरतों के लिए, इट्स लाइक दैट ओनली। आप बस उन्हें प्रिजर्व कर रहे हो कि पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए। और वो हमारे लिए नहीं किया जा रहा, हमें प्रिजर्व प्रिजर्व वो भी सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। अगर हमारे लिए होता तो हमें हक मिलता। देखो, ओरिजिनली क्या हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, तो उसकी वजह से लड़कियों की पॉपुलेशन लड़कों से कम है। अच्छा, अब लड़कियों की पॉपुलेशन लड़कों से कम है तो आपने एक ही डब्बा रिजर्व किया, क्योंकि अगर आप 50% रिजर्व करोगे तो काफी सारे डब्बे खाली जाएंगे। ये हमारी गलती तो नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है ना कि अगर हम में से आधे लोगों को मार दिया गया, हमारी गलती नहीं है ये। आप कम से कम हक तो बराबर दो, रिजर्वेशन तो 50% दो। अगर वो सीटें खाली जाती है तो खाली सी, जिन्होंने हत्या की उनको भी अंडर कंसिडरेशन लोगे क्या? कि अरे हाँ, वैसे इन्होंने जब मतलब अपने 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करके एक ही बेटा पैदा किया है, अब इससे लड़कों की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो हाँ हाँ, लड़कियों को इतनी सीट तो नहीं मिलनी चाहिए मेट्रोज में या फिर यूनिवर्सिटीज में, या कहीं पर भी 50% तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी तो मार दी गई है ना। जो मर गई है वो थोड़ा क्लास अटेंड करने आएंगी। बाबा, ऐसे नहीं होता ना। अच्छा, और अच्छा, तो बेसिकली ये है ना, एक वो हो गया है कि मैंने अपनी लाइफ में जिस जिस तरह के लड़कों को देखा, और फिर मेरे दिमाग में जिस तरीके के जवाब आए, ये वही है। तो एक बार मुझे किसी लड़के ने ये कहा कि दहेज तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अभी तो आपको बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स भी मिल रहे होंगे कि इक्वालिटी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, कि अगर दहेज नहीं दे रहे तो कुछ कुछ होता है ना, एलिमनी करके कुछ होता है, जो आप साइन करते हो तो फिर आपको फिर लड़कों की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत मतलब बहुत बेसिक तरीका होता है ना कि आप मतलब इससे कि शादियां क्यों कर रहे हो जिसमें आपको किसी और के घर पे रहना पड़ रहा है। बेसिकली आपको शादी तो ऐसी होनी चाहिए ना कि आपको एक ऐसी जगह रहने को मिले जिसमें
आपको किसी के घर नहीं जाना पड़े कि कल को वो ये बोले कि तुम हमारे घर पे हो, राइट? और ये बंदोबस्त तो सरकार को करना है ना। तो अच्छा, मुझसे किसी ने बोला कि यार लड़कियों को दहेज वगैरह देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा गुड, वेरी गुड, मुझे क्यों सुना रहे हो? नहीं और फिर ये एक लड़की ने नहीं, दो तीन लड़कों ने, कुछ लोगों को तो वो चाहिए होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टार्टअप फंड चाहिए होता है कुछ लोगों को। लड़की के घर से क्यों चाहिए? मैं अपने बाप का घर खाली करके तुम्हारा घर क्यों भरूं? मेरे पास तो इतनी इनकम है नहीं। और अगर होगी भी तो यार ठीक है, पहले दहेज जमा कर लेते हैं, फिर बाजार में निकलेंगे एलिजिबल लड़का ढूंढने। नहीं, जब हमें पैसा दे के ही कोई सामान खरीदना है तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का खरीदेंगे ऑब्वियसली। अब यार एक लड़की को मुश्किल से अपनी लाइफ में, मुश्किल से बढ़ा के बोल रही हूँ, बहुत बढ़ा के बोल रही हूँ, 3-4 स्पर्म चाहिए होंगे ना, उसके लिए आप 1 करोड़ का दहेज क्यों दोगे? क्यों दोगे? लॉजिक क्या है इस बात का? मेरी मास्टर्स की पढ़ाई 5,000 में हुई थी। अच्छा ठीक है यार, जिंदगी के खर्चे होते हैं, मगर वो तो हम साथ साथ कमा भी लेंगे ना। इतना इतना दहेज कोई क्यों देगा किसी को? और अगर आप लड़के हो भी तो अपने माँ बाप के हो ना। मेरे ऊपर कौन सा एहसान कर दिया है? और दूसरों के लड़के पालने के लिए आप दहेज लोगे क्या? आप देखो, मेरे ख्याल से तो शादी वादी करनी भी नहीं चाहिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपको दहेज लेना पड़ेगा या फिर आपको दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि पता भी नहीं ना आपको शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और जिसने दहेज को अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है वो एक शादी से खुश क्यों होने लगा? उसको फिर क्या पता अगली शादी भी करनी हो। दहेज हत्याएं भी तो होती हैं ना। और फिर उसके बाद फिर से अगली शादी करनी होगी, फिर वो दहेज खत्म हो जाएगा, फिर उसको उसके बाद एक और शादी करनी होगी, फिर तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, एक बारी आई वॉज, और क्या हुआ था मेरे संग, ये एक दूसरी लड़की के संग हुआ था। वो मैथ्स में उसने बीएससी करा था। फिर उसने मास्टर्स के पहले 2 साल का ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि उसने उसका उसका कुछ उसकी कुछ पिक्चर्स या कुछ उसने बोला था, कुछ कॉन्वर्जेशंस लीक हो गई थी। और उसके बाद जैसे उसको लग रहा था, उसको पता भी नहीं था कैसा हुआ है नहीं, बट उसको कुछ कॉल्स आते थे जो हैरेसमेंट कॉल्स होते थे। और दिल्ली में तो बहुत आम बात है, आप चाहो तो पकड़ के लड़ लो, आप चाहो तो उनको पकड़ के पीट दो। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी जब मेरे संग ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने अपनी बाइक ठीक मेरे सामने लाके रोकी थी। तो मैं उसके बाइक की पिक्चर ली थी, उसके बाइक का एड्रेस, उसके बाइक का जो नंबर प्लेट था वो उसकी भी पिक्चर ली थी। मैंने पुलिस को दिया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने मुझे ही साइबर सेल के इतने चक्कर लगवाए, ओ माय गॉड। और एक दूसरे केस में एक लड़की को एक लड़का स्टॉक कर रहा था। उस टाइम मैं लाइब्रेरी में ही थी। वो लड़की मैं लाइब्रेरी में से एंटर कर रही थी और वो लड़की उठी। ये हमारे आर्ट फैकल्टी में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसकी बात है। वो लड़की उठी, वो लड़की घूम करके उस लड़की के पास आई और उसने उसको जो पीटना शुरू किया कि तुम मुझे 2 महीने से स्टॉक कर रहे हो, तुमने समझ क्या रखा वगैरह वगैरह। तो और ये जो ओरिजिनली जो जो मैथ्स में जो लड़की थी वो मेरे से 2 साल छोटी थी, मेरी जूनियर थी वो। और वो 2 साल तक घर से नहीं निकली। और उसके पापा वो भविष्यवाणी वगैरह कुछ करते थे। वो रेखाएं, टैरो, मुझे नहीं पता, वो नहीं होता हाथ की रेखाएं देख के बताना कि हाँ तुम्हारी किस्मत में क्या है क्या नहीं है। तो उसके पापा उसको हमेशा बोलते थे तू किसी काबिल नहीं है, तेरा तो नहीं होगा वगैरह। अब यार तुम किसी भी बच्चे को इतना बोलोगे तो फिर उसका डेफिनेटली कहीं एंट्रेंस वगैरह क्लियर कैसे ही होगा जब अपने पापा बोल रहे हो तो भविष्यवाणी तो नहीं थी, डिस्करेजमेंट था बहुत ज़्यादा। तो ये भी होता है कि फैमिली आपका और अलग बंटा था कर देती है अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो। एज अ वुमेन आई हैव लर्नड कि अगर आप किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना, बिल्कुल चुप हो जाओ बिल्कुल चुप हो जाओ क्योंकि अगर किसी को दिख गया कि ये पंछी जख्मी है तो अच्छे भले लोग जो है ना वो बाज बन जाते हैं। जो झपट्टा मारेंगे ना वो एक जख्मी औरत से ज़्यादा इंट्रीगिंग चीज़, टेम्पटिंग चीज़ कुछ नहीं होती।
जिसका आँचल छिजा हुआ है, जिसके हाथों पे निशान है नाखूनों के पहले से, वो वो जो औरत है, इट्स द मोस्ट एल्योरिंग थिंग। उसके ऊपर झपट्टा मारना इज़ यस द थिंग काइंड ऑफ। वो तो अगर आप किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना, चुप हो जाओ और ये मान के चलो कि इस सिचुएशन से अकेले निकलना है। इस सिचुएशन से अकेले निकलना है। अगर आपने किसी को बता दिया कि आप इस सिचुएशन में हो, तो फिर वो चाहे अगली लड़की हो या चाहे अगला लड़का हो, ओह माय गॉड, वो आपका जीना जो हराम करेंगे। अच्छा, और ये मेरा अपना ये महान विचार मेरे अपने नहीं हैं। आई वाज गोइंग थ्रू सम हार्ड टाइम एंड आरजे साइमा करके है कोई, रेडियो जॉकी है, और उनके संग एक दूसरी 2-3 रेडियो जॉकीज़ थी, तो उनमें से किसी एक का मैंने रेडियो पे ही सुना था। उस वक़्त मैं रेडियो काफ़ी सुनती थी। अच्छी आवाज़ होती है उन लोगों की, तो उन्हीं में से एक ने कहा था कि अगर आप किसी बहुत बुरे वक़्त में हैं, तो चुप रहना सीखिए, क्योंकि बोलने से ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है और ये चीज़ आपको वक़्त के साथ रियलाइज़ होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ और क्या हुआ था मेरे संग या किसी और के संग? एक दूसरी लड़की थी जो अदरवाइज़ अपने कास्ट वग़ैरह का बहुत वो नहीं करती थी, बट शी वाज़ पुट इंटू अ सिचुएशन जहाँ पर शी हैड टू एक्सप्लॉइट हर बीइंग अपर कास्ट। तो और आपको कुछ वैसी लड़कियाँ मिलेंगी हू व्हेन दे आर इन अ रियली डेस्परेट सिचुएशन, मतलब इट्स द कॉल ऑफ द सिचुएशन एक्चुअली दैट दे हैव टू एक्सप्लॉइट देयर ब्यूटी और दे हैव टू एक्सप्लॉइट देयर लिंक्स और स्टेटस। तो आप उस सिचुएशन में कैसे आते हैं, या सोसाइटी आपको उस सिचुएशन में कैसे लाती है जहाँ पर आपको आपके पास कैपेबिलिटी होते हुए भी आपको वो वाले सोसाइटल स्टैंडर्ड्स एक्सप्लॉइट करने पड़ते हैं। आपने सुना भी होगा ना कई बार कि जो लोग सुंदर होते हैं उनके इंटरव्यूज जल्दी क्रैक होते हैं बिकॉज दे लुक गुड। तो बेसिकली वहाँ पर डिग्री एक्सप्लॉइट नहीं हो रही है, वहाँ पर लुक एक्सप्लॉइट हो रहा है फिर। तो और इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि इंटरव्यूज होने चाहिए या नहीं, क्योंकि उसमें तो शक्ल और अपीयरेंस उसी में बहुत कुछ जज होता है। जो भी आपके जो सोशल स्टैंडिंग है, वो आपकी चाहे एक्सेंट हो, आपकी लैंग्वेज हो, आपने कपड़े कितने महंगे पहन रखे हैं, या फिर आपकी कास्ट क्या है, वो सारे जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं वो। तो अच्छा, और किस लड़की का, सो देयर वाज अ पर्सन जिसके पास हु वाज अ प्रोफेसर एंड प्रोफेसर नहीं बट लेक्चरर, ठीक है, एंड शी वाज नॉट मैरिड। तो शी टोल्ड इट टू मी, और उस वक्त तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये बात भी बहुत 10-15 साल पुरानी हो गई है, 10 या 8 साल पुरानी, 8 साल पुरानी हो गई आराम से। तो उसने कुछ ऐसा बताया कि व्हेन शी वॉक्स इन अ सेमिनार, और तो वहाँ पे जितने भी मेल प्रोफेसर्स होते हैं, द वे दे गेज एट हर, वो लोग जिस तरीके से उसे घूरते हैं, शी बिकम्स सो अनकंफर्टेबल, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये लड़की कुंवारी है, 34 इयर्स की है, इसने अब तक शादी नहीं की है, तो शी इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ। और ये बहुत ही घटिया सीन है। और क्या हुआ है? तो आई वॉज इन माई ऑफिस, मैं काम कर रही थी, तो मुझको किसी ने वही लड़का जो मेरी कलीग थी, जिसके 2 बच्चे थे, उसको बोल बोल के जिसने उसकी जॉब छुड़वाई थी, वही वही लड़का बार बार ऐसे कमेंट करता था कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियां तो वैसी होती हैं। और फिर नेहा धोपिया ने उन दिनों हाल फिलहाल में कुछ अपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल दी थी कि लड़कियों की मर्जी, वो जिसे पसंद करें जिसे छोड़ें, कुछ ऐसा कुछ कमेंट था। तो तो फिर उसने मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या पोस्ट था, बट उसने मेरे को ऐसे बोला कि तुम जैसी लड़कियां ही नेहा धोपिया जैसे जो व्यूज़ हैं उसको सपोर्ट करती हैं। तो मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, पर तुम जैसे लड़के होंगे जिनके पास इतना टाइम है कि फालतू खींचे पड़ते रहते हैं।
तो बट हाँ, और उस वक़्त हुआ क्या था कि वो बंदा मेरे अपोज़िट में बैठा हुआ था और सर यहाँ पे बीच में बैठे हुए थे और सर पूरा आराम से डायलॉग एन्जॉय कर रहे हैं कि अच्छी बहस चल रही है, सुनो अभी, ये अलग सुख है। बट हाँ, आई वुड से कि जो मेरे जो मेन बॉसेस रहे हैं, उन्होंने एकदम सही वक़्त पे कभी मेरा बहुत सही तरीके से साथ भी दिया है। बट अल्टीमेटली लोग सोसाइटी के सामने झुकते हैं और कान किसी के भी आप भर सकते हैं। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अल्टीमेटली उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और जब कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाए, तो एज़ अ वुमन आई हैव लर्न्ड कि आप किसी को समझाने जाओगे ना, तो उनके मन में आपके लिए जो ख़्याल है ना, वो और पक्का हो जाएगा। उन्हें सच में ये लगेगा कि ये समझाने आ रही तो ज़रूर